हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 सेट मॉडल सेट आप लोगों का जारी कर दिया गया है जैकबोर्ड क्लास 10 का। तो उसका हम लोग गणित का पहला मॉडल सेट करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है आपका। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है आपको। तो देखिए इसका दो तरीका होता था। सबसे पहले या तो आप 156 को आप कर लो, ठीक है, आप 156 को कटाओ, ठीक है। जैसे ही आप इसको कटाओगे 2 से, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, एक बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, तो 2 8 हो जाएगा 16। फिर 2 से कटाओगे तो ये कट जाएगा आपका 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6 और 2 नम्मा 18। फिर अगर हम इसको कटाएं तो 3 से कटेगा 13 बार में, और फिर ये 13 कट जाएगा 13 से एक बार में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास कौन कौन सा बिंदु आ चुका है, तो हमारे पास आ गया है, एक है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना, इतना मिल गया। अब देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, है ना, देखिए यहाँ पे छिपा हुआ है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यदि आप लोग ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, सपोर्ट करने के लिए अपने भाई को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां जहां आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो आर है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये वाला इक्वेशन को आप फॉलो कर रहे हो तो आर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। आर क्या होगा? 0 से बड़ा, और क्या हो जाएगा? या तो बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और जो है बी जो है आर से बड़ा होगा। बी क्या हो जाएगा? आर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, 7√5 कैसी संख्या है? 7√5 कैसी संख्या है? तो आप लोगों को पता है कि √5 जो है वो कौन है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी अगर परिमेय संख्या सट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी अगर परिमेय संख्या आकर सट जाए तो वो भी अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है अनेक होगा, आदित्य होगा, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदित्य हल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है y बराबर पी एक्स ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा ग्राफ दे दे तो ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, सबको पता है। और ये इस तरह से काट रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो ये x एक्सिस को जितना बार काटेगा वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा, 3 बार काटा, इसीलिए जो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा यहाँ पे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर कर दो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये 15 पे क्या चलेगा? रूट चढ़ जाएगा। और जानते हो रूट 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में देता है और माइनस में देता है। इसलिए जो एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √15 भी हो जाएगा और माइनस √15 भी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो जानते हो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a यहाँ पे है, a इसके साथ है, b इसके साथ है और c इसके साथ है। तो c कितना वैल्यू है? 2, और a एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो एक छिपा हुआ होता है, a एक्स स्क्वायर होता है। तो a का वैल्यू कितना हो गया? 1, तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो 2/1 का वैल्यू कितना होता है? 2a ना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग में इतना इतना है। तो ये जो आपका दिया है बिल्कुल बुक से एकदम दिया है, ठीक है। अब आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आदित्य हल हो जाएगा। एक हल को ही बोला जाता है आदित्य हल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 का हल क्या होगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये बोला ना x प्लस
और y बराबर 14, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे LHS में पुट करके देखेंगे RHS आता है कि नहीं। तो ये जो पहला वैल्यू x का है ये y का है, तो 9 और 5 जुड़ने से क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ 9 रख दें यहाँ 5 रख दें, 9 5 जुड़कर 14 आ गया ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। बाकी किसी को आप रख लो, नहीं होगा, LHS RHS के बराबर नहीं होगा। तो एक्स वाई का वैल्यू रख करके भी आंसर निकाल सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं कैसी होगी। तो आलेख की जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी, कैसी होगी, समांतर होगी, ठीक है। देखिए क्या है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो सही जवाब देखिए इसमें से कौन हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, देखिए द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, इस तरह से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से आना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर आना ही आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना ही आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बना, लेकिन बराबर है, जब इक्वल रहता है तो इक्वल के इस साइड अगर आपका 5 है और ये साइड भी अगर 5 है तो 5 5 कट जाएगा, बात समझे ना। तो यहाँ पर आप देखो इधर भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा कहाँ, वो तो गायब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पर भी आपके पास एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एगो स्क्वायर, दोनों कट के खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एगो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एगो एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों कट जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो बचा काउंट हो यही तो ना। तो यहाँ पर एगो स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर 2x मिलेगा, तो यानी कि हर हालत में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, यानी यही है द्विघात समीकरण बनाएगा, ऑप्शन सी बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक असमान एवं भिन्न हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी हो जाता है आपका डी जो होगा वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि डी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो विभक्तर डी का मान क्या होगा। तो डी का मान के लिए आपका जो फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है यदि विभक्तर डी 0 बड़ा हो गया डी छोटा हो गया तो इनमें से कौन सा मूल क्या होगा, ठीक है, बताना है आपको। तो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एपी, आपको बताना है कि यहाँ का एपी कौन होगा, ठीक है। तो देखिए एपी के लिए जानते हैं क्या शर्त होना चाहिए, एपी के लिए शर्त होता है कि उसका जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना, उसका जो डी होगा सबका सेम होगा। अगर आप इन दोनों का अंतर देखो तो 2 का अंतर, यहाँ पे देखो 4 का अंतर, यहाँ पे देखो 8 का अंतर, तो ये तो होगा नहीं, पहले ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 का अंतर, यहाँ देखो 3 का अंतर, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा अंतर, ये भी होगा नहीं, ये भी ख़त्म हो गया। अगर इन दोनों को आप घटाओ तो क्या हो जाएगा, 0। फिर अगर इन दोनों को आप घटाओ तो क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों को घटाओ तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पहले आप 2 लिख लो, क्या होगा 2 में से आप माइनस कर दो माइनस वाला 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अगर हम इसको करें -2 फिर -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, या फिर -4 आ गया, यानी पहले 4 आ रहा फिर माइनस मारा, ये भी नहीं होगा। तो हर हालत में कौन बच गया, ये वाला बच गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एपी इतना है के लिए क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वभौमांतर डी क्या होगा। तो देखिए जो इसका पहला पद है ए कितना हो गया, 3/2, ए कितना हो गया 3/2, तो यहाँ पे 3/2, इसमें भी 3/2, इसमें भी 3/2, तो ये ऑप्शन में देखिए -3/2, ये तो पहले खत्म हो गया, बचा आपके पास 3 ऑप्शन, ठीक है। अब डी क्या होता है, डी होता है हमारा ये वाला, दूसरा में पहला वो घटा दो, तो 1/2 माइनस 3/2 घटाओ, 2 एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ पे होगा -1 -2, ठीक है, 1 -3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में -2/2 कट जाएगा, आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। तो 3/2 -1 कहाँ पे आ रहा है, 3/2 -1 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 10 से 250 के बीच 4 कितने गुणज है, ठीक है, 4 के कितने गुणज है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग एपी से सॉल्व करते हैं। 10 से बोला, यानी 10 से स्टार्ट होना चाहिए, 250 के बीच होना चाहिए। तो 4 से कटने वाला 10 के बाद कौन आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 14 आएगा, उसके बाद कौन आएगा, 16 है। 4 से 12 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है। तो 12 16 20, फिर से लिख देते हैं एक बार, कौन आएगा, पहले 12 फिर 16 फिर 20, इसी तरह जाते हैं तो लास्ट आपका 248 आएगा, 250 4 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 248 आएगा, ये इसका एपी बन गया। अब जो है हमको क्या करना है, इसमें
कुछ वर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है टोटल निकालने वाला, क्या फॉर्मूला होता है पता है? वो फॉर्मूला होता है हमारा AN इजकल टू होता है A प्लस N-1 इंटू डी। तो AN कितना है आपका? AN है हमारा 248, ठीक है, बराबर लिख दो। A कितना है? A हो गया 12 प्लस N कितना है? N तो निकालना है आपको, N-1 और D कितना है आपका? 4 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 248 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 4n-4, ठीक है। तो 12 में से 4 घटा दो। यहाँ पर आप क्या करो, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है स्पेस के कारण, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। 12 में से आप 4 घटाओ, कितना आ गया? 8। देखो 12 में से 4 घटाओगे कितना आएगा? 8। 8 को उस तरफ घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 240। हम डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहे हैं, आप डिटेल में लिख लेना। 240 हो जाएगा, 240 बराबर हो जाएगा 4n। अगर हम n का वैल्यू निकालना चाहें तो 240/4 लिख सकते हैं। इसको इससे काटोगे कितना बार में कटेगा? 60 बार में। देखो कहीं पर ऑप्शन में 60 है, ऑप्शन बी में आपको 60 दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑप्शन बी में 60 दिख रहा है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है आकृति ये वाला फोटो पे बनेगा, ठीक है, इस वाले फोटो पे दिया है। आकृति दिया गया है, सबका वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछा है। जानते हो इसमें क्या होता है? ये भुजा इसके अनुपात, ये भुजा, दो सबका भुजा का अनुपात बराबर होता है। यानी ये हो जाता है AD/DB। AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC। ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सबका वैल्यू रख दीजिए। सबका वैल्यू रखने के बाद इसका समान अनुपात में होता है। आपका जैसे AD है तो AD का वैल्यू कितना है? 3 और DB का वैल्यू कितना है? BD का 1.5, ठीक है, बराबर। AE तो आपको निकालना है, AE निकालना है और EC का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो 1.5 से काटोगे तो कितना? 2 बार में 3 आएगा, 1.5 दूना 3। अब 2 1 कम 2, AE को 1 से करो तो AE बराबर क्या हो गया? 2 को 1 से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोना कोनी गुना, ठीक है। तो 2 1 कम 2, AE 1 कम AE, तो AE 1 कम AE हो गया और 2 1 कम 2, यानी AE का जो वैल्यू आया 2 आ गया। देखिए 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, 2 आ गया आंसर इसका। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है। त्रिभुज ABC और BED में 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। इसमें इसका कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC, इस तरह से एक त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज में D भुजा EA हो गया, ठीक है, E आपका B हो गया, EC हो गया। D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यहाँ पे एक भुजा D है और BDE एक त्रिभुज बन रहा है। BDE यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, BDE एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC और BDE क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए इस तरह से जब कोई फिगर बनता है तो इसका मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपको हम यहाँ पे ट्रिक बता देते हैं। आप इस भुजा को देखना AB, आप AB को लिख देना और DE को लिख लेना, इस वाले भुजा को, ठीक है, इसको लिख लेना। EAB देखिए क्या भाग में बटा है? 1 2, तो यहाँ पे 2 लिखना। ये ED क्या भाग में? 1 भाग में, इसका स्क्वायर कर देना। कितना हो गया? 2 दूना 4, 1, 4:1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है, ये मेथड नहीं है। अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ, तो ये मेथड नहीं है, ठीक है, ये ट्रिक है सिर्फ आपको एग्जाम में हेल्प के लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है त्रिभुज ABC में AC² प्लस बराबर AB² प्लस BC² है, तो कौन सा 90 डिग्री होगा? कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले ना आप एक त्रिभुज बनाओ, ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बना दिया। अगर ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, अभी हमने माना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है AC² कर्ण स्क्वायर, तो AC अब मेरा सही फिट गया, ये कर्ण स्क्वायर हो गया। लंब AB² आधार BC², तो बोला कौन समकोण होगा? तो यही ना समकोण होगा, तो कौन B हो गया? कौन B हो गया, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम अगले पार्ट में आगे के 20 सवाल लेकर आएंगे। ये पार्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करेंगे इसके पार्ट 2 में भी। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।